हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का एनसीईआरटी का भूगोल बुक से अध्याय 4 कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशल बीपीएससी टीआरई 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए तैयार किया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे तीन कथन दिए गए हैं। इस्पात का विनिर्माण, रोटी सेकना, कपड़े की बुनाई। उपर्युक्त में से कौन सी प्राथमिक क्रिया के उदाहरण हैं? देखिए, तुम्हें जानना होगा कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं या इसमें किसे कौन कौन शामिल हैं। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक क्रिया में जनरली हम कृषि, मुर्गी पालन, मछली पालन, वानिकी, पशुपालन, खनन, उत्खनन आदि को हम शामिल करते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि प्राथमिक क्रियाओं में प्राकृतिक संसाधनों को केवल निकाला जाता है और इनमें ना के बराबर बदलाव लाया जाता है। तो समझिएगा को सभी क्या है, प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, बात करें हम लोग यहाँ पे द्वितीयक क्रिया क्या होती हैं। तो द्वितीयक क्रिया में ध्यान रखना है कि विनिर्माण से जुड़ी क्रियाएं को द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। द्वितीयक क्रियाओं में प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरह से रूपांतरण किया जाता है या फिर कह सकते हैं उसका ट्रांसफॉर्म किया जाता है, नए चीज़ बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित सारी चीज़ें जो भी हुए उन्हें हम द्वितीयक क्रिया में रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने चावल की खेती की तो चावल खेती जो किया गया वो प्राथमिक क्रिया में आएगा। जैसे कुछ एक खनन किया गया, कोयला को खनन किया गया तो कोयला हमारा प्राथमिक क्रिया में आएगा। जैसे लोहा को खनन किया गया तो हमारा प्राथमिक क्रिया में आएगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर लोहा को खनन करने के बाद अगर मैन्युफैक्चरिंग में क्षेत्र में भेज दिया जाता है, ठीक है, वहाँ पे उसका चीज़ विनिर्माण करके नया चीज़ तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई मशीन बना रहे हैं, कुछ और भी चीज़ तैयार कर रहे हैं, तो उस सभी में देखेंगे कि द्वितीय क्रिया में उसको शामिल करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि द्वितीय क्रिया क्या है। बात करें हम लोग तृतीय क्रिया के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि जो क्रियाएँ प्राथमिक और द्वितीय क्रियाएँ को समर्थन करती हैं या फिर सहायता करती हैं या फिर इन्वॉल्व होते हैं उसमें, उसे तृतीय क्रिया कहते हैं। जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वित्त, दूरसंचार आदि सब जितने भी क्रियाएं हैं ये सब क्या करती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं को करने में मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक क्रिया में आप देखेंगे कि आप कृषि करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए, रुपये की ज़रूरत होगा, ऋण की ज़रूरत होगी। कहाँ मिलेगा आपको, बैंक में मिलेगा, तो बैंक आपको हेल्प कर रहा है ना। उसे ट्रांसफॉर्म करने के किसी से ट्रांसपोर्ट करना है, आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी चाहिए, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, उसके देखेंगे कि आपका जो है वहाँ से भी ड्राइवर चाहिए तो वो आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है सामान को ढोने के लिए। या फिर अगर आप फोर व्हीलर या कोई भी मतलब खरीद रहे हैं, बस वगैरह खरीद रहे हैं तो उसके लिए भी आपको लोन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी लोन कहाँ आपको मिलेगा, बैंकों में मिलेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं को क्या करती हैं, तृतीय क्रिया मदद करती हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वित्त, दूरसंचार आदि। अगर आप अभी आपको हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, ये तृतीय सेक्टर में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बताइए आपकी दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो प्राथमिक क्रिया के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो देखेंगे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे प्राथमिक क्रिया के उदाहरण नहीं है, ये सभी देखेंगे। तो यहाँ पे इस्पात का विनिर्माण हो रहा है, रोटी सेकाई कर रहे हैं, कपड़े की बुनाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ देखेंगे विनिर्माण कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी देखेंगे जो सभी क्या है, यहाँ पे कोई भी प्राथमिक क्रिया नहीं, सभी द्वितीय क्रिया के उदाहरण है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। प्राथमिक क्रियाओं में प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से जुड़ी सभी क्रियाएं शामिल हैं। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़े की बुनाई इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। किसका, द्वितीय क्रिया का। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में सेवाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करती हैं। परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है, प्राथमिक क्रियाएं प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। सेकंड कह रहा है कि एग्रीकल्चर शब्द लैटिन शब्द एगर या एग्री से लिया गया है। वो पूछ रहा है आपसे कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। पहला दे रखा है कथन में कि प्राथमिक क्रियाएं प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, तो ये कथन यहाँ पे क्या है, गलत है। प्रसंस्करण मतलब होता है कि हम नए चीज़ों में तैयार कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्राकृतिक चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, खनन नहीं कर रहे हैं, उत्खनन नहीं कर रहे हैं, उत्पादन नहीं कर रहे हैं, हम प्रसंस्करण कर रहे हैं, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसको कुछ नया चीज़ हम तैयार कर रहे हैं।
तो वो प्राथमिक क्रिया में नहीं आएगा, वो द्वितीयक क्रिया में आएगा। तो पहला कथन गलत है। सेकंड कह रहा है कि एग्रीकल्चर शब्द लैटिन शब्द से लिया गया, जिसका जिसका शब्द है एगर और एक है एग्री, ठीक है, इसे लिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही है। एगर या एग्री का जो अर्थ होता है वो होता है भूमि, और कल्चर मतलब होता है खेती करना, कृषि करना, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मतलब होता है क्या, खेती बाड़ी करना, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, 2 सही है यहाँ पे। अगला यहाँ पे डिफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या दे रखा है व्याख्या में। प्राथमिक क्रियाओं में प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से जुड़े सभी क्रियाएं शामिल हैं। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन शब्द एगर या एग्री से लिया गया है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है विटीकल्चर, जो कि गिद्धों का प्रजनन से संबंधित बता रहा है। सेरीकल्चर, रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन। पीसीकल्चर, मछली का प्रजनन। हॉर्टिकल्चर, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल का उगाना। पूछ रहा है आपसे कि सही ढंग से कौन सा यहाँ पे सुमिलित है। तो देखिए विटीकल्चर जो है ना, ये आपका अंगूरों की खेती से संबंधित होता है विटीकल्चर, और यहाँ दे रखा है गिद्धों का प्रजनन, कथन गलत हो जाएगा, ठीक। सेकेंड कह रहा है सेरीकल्चर, तो यहाँ पे रेशम के कीड़ों का उत्पादन जो किया जाता है, पालन किया जाता है, रेशम के कीड़ों के जो पालन किया जाता है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे सेकेंड। थर्ड कह रहा है पिसीकल्चर, तो मछली का उत्पादन प्रजनन करने से संबंधित है पिसीकल्चर, ये सही है। और तीसरा कह रहा है हॉर्टिकल्चर, जो कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना, ये सभी क्या है, हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, ठीक है। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की पद्धति को क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो 2, 3, 4 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे बी के साथ, ठीक है। बाकी यहाँ पे चीज़ें देख दिए हुई हैं, आप चाहे तो इसको पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक। बाकी हमने सब कुछ डिस्कस कर दिया है। अगला लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है जैविक खेती में केवल कीटनाशकों को शामिल किया जाता है, किसी भी पीड़कनाशी का उपयोग नहीं किया जाता इसमें। और सेकेंड कह रहा है कि फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। और पूछ रहा है यहाँ पे कि उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं पहला कथन के बारे में। पहला कथन दे रखा है जैविक खेती में केवल कीटनाशकों को शामिल किया गया है, तो ये कथन गलत है। देखिए जैविक खेती में क्या होता है ना, कि हम प्राकृतिक कीटनाशी होते हैं उसका हम प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे हम लोग जैविक खेती में केवल कीटनाशकों को शामिल नहीं किया जाता, शामिल किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर से सुन लीजिएगा, जैविक कृषि में हम लोग क्या करते हैं कि रासायनिक खादों के स्थान पर क्या करते हैं ना, कि जैविक खाद का प्रयोग करते हैं और प्राकृतिक पीड़कनाशी का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जैविक खेती में केवल कीटनाशकों को शामिल किया जाता है, ऐसा नहीं है। जैविक खेती में हम क्या कर रहे हैं, जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ प्राकृतिक पीड़क जो नाशी होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला कथन गलत है। और सेकेंड कथन कह रहा है कि फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है, ये कथन सही है, ठीक है। चलिए आपको हम दिखाते हैं एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है। तो आप यहाँ पे जब पीडीएफ फाइल में देखेंगे एनसीईआरटी के बुक में, तो आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा चीज़ें आसान क्लियर कर देते हैं। यहाँ देखिए रोचक तत्व में क्या लिखा है कि जैविक कृषि में लिखा है कि इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। जैविक कृषि में हम लोग क्या कर रहे हैं कि रासायनिक खाद के स्थान पर क्या प्रयोग कर रहे हैं, जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोग को यहाँ पे कोई भी अनुवांशिक रूपांतरण नहीं करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड कथन वहाँ पे सही था और पहला कथन वहाँ पे गलत था, ठीक। चलिए सवाल पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या दिया है, वाणिज्यिक कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। किसमें, वाणिज्यिक कृषि में क्या हम लोग स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण को शामिल करते हैं। और सेकेंड कथन में है कि स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के वन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। बताना है कौन सा यहाँ पे कथन सही है। चलिए बात करते हैं पहला कथन में। देखिए पहला कथन लिखा है क्या कि वाणिज्यिक कृषि में हम लोग क्या शामिल कर रहे हैं, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। स्थानांतरित कृषि और चलवासी हम लोग किस में शामिल करते हैं, ये है जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है। जीवन निर्वाह कृषि में हम लोग स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण को शामिल करते हैं, ना कि वाणिज्यिक कृषि में। तो पहला कथन गलत है। सेकेंड कह रहा है कि स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के वन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है, तो ये कथन यहाँ पे सही है। ध्यान रखना है आपको कि स्थानांतरित जो कृषि होता है अमेजन बेसिन के वन क्षेत्रों में,
साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में और पूर्वोत्तर जो भारत है वहाँ पे ये चीज़ें प्रचलित हैं। क्या प्रचलित है? स्थानांतरित कृषि, है ना। और स्थानांतरित कृषि जो होता है वो अलग अलग देशों में, अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है, बाकी सो देख लीजिएगा, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है कि चीन, जापान, श्रीलंका और मिस्र के बाद भारत चावल उत्पादन में अग्रणी है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में चावल को 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। और तीसरा कह रहा है कि मिलेट कम उपजाऊ और बालुई मृदा में उगाई जा सकती हैं। पूछ रहा है आपसे कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। लिखा है चीन, जापान, श्रीलंका और मिस्र के बाद भारत चावल का उत्पादन में अग्रणी है। तो ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि चीन हम जानते हैं कि चावल के उत्पादन सबसे आगे है, उसके बाद नंबर आता है भारत का, ना कि जापान, श्रीलंका, मिस्र का। ठीक है, तो ये कथन गलत है। सेकेंड कह रहा है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में चावल को 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। ये कथन सही है, क्योंकि यहाँ इस तरह की अनुकूल परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे हम लोग देखेंगे इस जगह पर साल में कम से कम तो 2 से 3 बार यहाँ फसलें उगाई जाती हैं। किसका? चावल का। तो ये ठीक है। और थर्ड कह रहा है कि मिलेट कम उपजाऊ और बालुई मृदा में उगाई जा सकती हैं। तो ये कथन सही है। मिलेट मतलब होता है मोटा अनाज, जैसे कि ज्वार, बाजरा, ये सभी मोटे अनाज में आते हैं। तो इसके लिए कम उपजाऊ और बालुई मृदा में उगाई जा सकती हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये कथन भी सही है। तो 2 और 3 सही है यहाँ पे। तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। चीन, जापान, चावल के उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत आता है, जापान, श्रीलंका, फिर मिस्र का नंबर आता है। अनुकूल जलवायु परिस्थितियों में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। मिलेट मतलब क्या होता है? मोटा अनाज। ठीक है, और इसे कम उपजाऊ और बालुई मृदा में उगाई जा सकती हैं। यह ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ सवाल आगे पीछे हो गया है, थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए अब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है आपका झुमिंग, मिल्पा, रोका, ये सभी क्या है? ये सभी स्थानांतरित कृषि के एक नाम है। हमने कहा था ना कि अलग अलग जगह पर स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि कौन सा युग्म गलत है। तो पहले दे रखा है क्या झुमिंग को हम लोग उत्तरी पूर्वी भारत में कहते हैं इसे, और मिल्पा मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में कहा जाता है, रोका ब्राज़ील में कहा जाता है। किस चीज़ को? स्थानांतरित जो कृषि होता है उसे। ठीक है, तो देखिए पहला कथन बिल्कुल सही है कि झुमिंग जो है वो उत्तरी पूर्वी भारत में कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? यहाँ पे झुमिंग कहा जाता है। जबकि मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है, ये भी कथन सही है। और ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है, तो ये भी कथन सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सभी कथन क्या है? बिल्कुल सही हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है, सभी सही हैं। ठीक, इसके अलावा एक और है जो याद रखिएगा, लदांग। क्या है? लदांग। ठीक है, लदांग ये कहाँ का स्थानांतरित कृषि का नाम है? तो ये है मलेशिया का। ठीक है, मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों याद रखिएगा, दोनों जगह स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है? लदांग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? भारत, मैक्सिको, ब्राज़ील या इनमें से कोई नहीं? आसान सा सवाल है, सही हो जाएगा ब्राज़ील। अगला सवाल है, जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए खेती करता है उसे कहते हैं? सिंपल सा सवाल है। जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए खेती करता है उसे कहते हैं नगद कृषि, मिश्रित कृषि, निर्वाह कृषि या फिर वाणिज्यिक कृषि? तो याद रखिएगा इस तरह के कृषि को कहा जाता है निर्वाह कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी कृषि के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। चलिए इसको हम लोग दिखाते हैं आपको। हम एनसीईआरटी बुक के पीडीएफ फाइल जो है वहाँ पे जस्ट 1 मिनट हमको टाइम दीजिए। यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है स्थानांतरित कृषि क्या होता है। तो ये क्या होता है? देखिए, वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है,
तब राख का मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसाव जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, इस बार फिर क्या ध्यान रखना है, चलवासी पशुचारण। तो चलवासी पशुचारण क्या है, सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे कि राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर में प्रचलित हैं चीज़ें चलवासी पशुचारण। इसमें क्या होता है, तो इस प्रकार की कृषि में पशुचारण क्या करते हैं, अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते रहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, चलवासी पशुचारण। ठीक है, और पशुचारक में मुख्यतः क्या क्या देखने को मिलते हैं, भेड़, ऊँट, मवेशी, याक, बकरियाँ पालते हैं लोग। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि क्या है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। कहता है कि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। मतलब जो भी कृषि की जाती है उसका जो भी उत्पादन किया जाता है, पशुपालन किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो वो बेचने के ख्याल से, है ना, तो उसे कहा जाता है वाणिज्यिक कृषि। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसे खासियत हो गया ये। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा इसमें किया जाता है, किसमें, वाणिज्यिक कृषि में। जीवन निर्वाह कृषि में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। यानी कि इस वाणिज्यिक कृषि में ये दोनों चीज़ें शामिल होंगी। कौन कौन, अनाज कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि और मिश्रित कृषि, ये दोनों चीज़ें। और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि रोपण कृषि, ये दोनों चीज़ को हम शामिल करेंगे किसमें, वाणिज्यिक अनाज कृषि में। मिश्रित कृषि और रोपण कृषि को हम शामिल करेंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि मिश्रित कृषि क्या है, तो वे भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि मिश्रित कृषि मतलब ये नहीं होता है कि दो चार फसलें एक साथ लगा देना, नहीं। मिश्रित कृषि का अर्थ होता है कि हम पशुपालन भी करते हैं और साथ साथ में कृषि भी काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, तो दोनों काम को जो काम किया जाता है वहाँ पे उसे मिश्रित कृषि कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मिश्रित कृषि में एक तो हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं भोजन के लिए और साथ में चारे को भी, चारे की फसल के लिए भी कर रहे हैं, और साथ साथ में वहाँ पे हम पशुपालन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो पशुपालन भी करना और कृषि भी करना, ये दोनों चीज़ें किस में आएगा, मिश्रित कृषि में आएगा। ठीक है, और ये चीज़ें कहाँ देखने को मिलती हैं, तो यूरोप में भी, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्जेंटीना में, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और एक है आपका रोपण कृषि, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये क्या है, यह भी एक वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। जैसे कि हमने देखा था कि वाणिज्यिक कृषि में मिश्रित कृषि और रोपण कृषि दोनों शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है ये, जहाँ पे चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है ना। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पे पूछा भी जा सकता है कि काजू, रबड़, केला ये सब किस प्रकार के कृषि के उदाहरण है, तो ये सभी रोपण कृषि के उदाहरण है। रोपण कृषि का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ का, जैसे वह काजू है तो उस पूरे खेत में क्या लगा हुआ है, काजू ही लगा हुआ है, बड़े पैमाने पर लगा होता है। ठीक है, और पूंजी की वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी होती है। ऐसी कि इस तरह की कृषि को कहा जाता है रोपण कृषि। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर श्रम चाहिए, पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही किया जाता है या उसे निकट कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार की कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं, जैसे कि मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय, इसके कुछ उदाहरण हैं जो कि रोपण कृषि के उदाहरण हैं। ठीक है, आई थिंक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए हम लोग चलते हैं अब सवाल पर। आई थिंक अब ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मिश्रित कृषि क्या है, वाणिज्यिक कृषि क्या है, निर्वाह कृषि क्या है और नगद कृषि क्या है। ठीक है, निर्वाह कृषि के लिए ध्यान रखिएगा, निर्वाह कृषि मतलब ये भी होता है, अगर वहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो फिर से सुन लीजिए। निर्वाह कृषि मतलब क्या होता है, सिर्फ हम अपने जीवन यापन के लिए, सिर्फ खाने के लिए, खाने के ख्याल से यदि हम क्या कर रहे हैं, किस कृषि कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। ज़्यादातर देखेंगे कि गाँव में जो खेती की जाती है वो निर्वाह कृषि ही की जाती है। मतलब है कि बस उपजाना, खुद को खाना, बेचने के ख्याल से नहीं किया जाता। ठीक है, और बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता, तो छोटे स्तर पर किया जाता है, कम पूंजी की आवश्यकता होती है और फिर अपने परिवार के लिए उत्पादन करते हैं, तो ऐसी कृषि को कहा जाता है निर्वाह कृषि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है। रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, वेल्ड प्रदेश, डाउन्स, प्रेरी प्रदेश या फिर स्टेपी प्रदेश। तो याद रखिएगा, प्रेरी जो प्रदेश है ना, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, प्रेरी प्रदेश, उससे कहा जाता है रोटी की टोकरी। एक्चुअली में यहाँ पे गेहूं का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसीलिए इसे रोटी की टोकरी कहा जाता है प्रेरी प्रदेश को। ठीक है, बाकी डॉन्स कहाँ देखने को मिलता है, ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें घास की तरफ से मैदान है, तो ध्यान भी रखिएगा।
और जो वेल्ड है आपका, वेल्ड कहाँ देखने को मिलता है, ये अफ्रीका में देखने को मिलता है। बाकी स्टेपी कहाँ देखने को मिलता है, एशिया या यूरोप में, आप मुझे कमेंट कीजिए। चलिए अगला सवाल है, उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। पहले इसका आंसर बता चुके हैं, क्या होगा, जोमिंग हो जाएगा। ठीक है, मिल्पा मैक्सिको में होगा, रोका आपका हो जाएगा ब्राज़ील में, जबकि लदांग हो जाएगा मलेशिया में। ठीक, चलिए अगला सवाल है और इस अध्याय का अंतिम सवाल है, एपी कल्चर किस चीज़ से संबंधित है। एपी कल्चर किस चीज़ से संबंधित है। अंगूर उत्पादक, रेशम उत्पादक, मधुमक्खी पालन या फूलों की खेती। तो पहले पर बता चुके हैं, अंगूर उत्पादक के लिए क्या कहते हैं उसे कहते हैं विटी कल्चर, रेशम का हो जाएगा सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन हो जाएगा एपी कल्चर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये था 12 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।